डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेगमेंटेशन का दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर को भी गुंजेली की बुक से प्रिपेयर किया गया है। इसके अलावा इंटरनेट रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल किया गया है और प्रीवियस लेक्चर की तरह इंटरनेट रिसोर्सेज को कंपाइल करके एट द एंड लेक्चर के स्लाइड्स में ऐड कर दिया गया है। अगर आप चाहें तो उसे भी विजिट कर सकते हैं। आज के जो हमारे लेक्चर के कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले रिकैप है, उसके बाद डिसकंटिन्यूटी बेस्ड अप्रोचेस की बात होगी, जिसके अंदर हमने आज पढ़ना है पॉइंट डिटेक्शन, लाइन डिटेक्शन और एज डिटेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिकैप की। अगर आप अपने प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करें तो उसके अंदर हमने इमेज सेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात की थी। हमने कई डेफिनेशन देखी इमेज सेगमेंटेशन की। उसके बाद हमने बात की थी कि इमेज सेगमेंटेशन जो है उसका यूज़ क्या है। तो यूज़ के अंदर मैंने बताया था कि मेडिकल एप्लीकेशन में यूज़ होता है। अगर आपने पेट्रोलियम के रिजर्व को फाइंड करना है तो वहाँ पर भी आप सैटेलाइट के इमेजेस को प्रोसेस कर सकते हैं। इसी तरह फिर हमने बात की थी मोटिवेशन की, कि मोटिवेशन के अंदर क्या है, क्या आज तक सिगमेंटेशन के ऊपर इतना काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है, तो क्यों हम एक जर्नल सोल्यूशन फाइंड करने में कामयाब नहीं हुए। तो उसके बारे में मैंने बताया था कि क्योंकि इमेजेस के अंदर बड़ी वेरिएशन होती है, इल्यूमिनेशन होती है, नॉइज फैक्टर होता है, इस तरह के कई इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हम कोई ऐसा एल्गोरिदम नहीं बना सकते जो हर तरह की एप्लीकेशन, हर तरह के इमेजेस, हर तरह के एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल हो। फिर हमने बात की थी इमेज सेगमेंटेशन टाइप्स की। तो हमने सबसे पहले तो ये कहा था कि इमेज को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है या टाइप्स में, जिसमें हमने बात की थी सिमेंटिक सेगमेंटेशन की, इंस्टेंस सेगमेंटेशन की। अगर आपको याद हो तो सिमेंटिक सेगमेंटेशन के अंदर क्या था कि एक ही क्लास को एक ही लेबल दिया जाता था, बेशक उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्यों ना हो। जबकि इंस्टेंस के अंदर क्या होता था, क्लास के अंदर अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो हर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एक इंस्टेंस कंसीडर किया जाता था और उसको इंडिविजुअली ट्रीट किया जाता था, या उसको एक अलग से लेबल दिया जाता था, या उसको अलग से टैग किया जाता था। तो फिर हमने बात की थी कि हमारे पास डिफरेंट तरह की अप्रोचेज हैं, जो कुछ पिक्सल बेस्ड है, कुछ आपकी रीजन बेस्ड है, कुछ आपकी एज बेस्ड है। फिर भी ये भी हमने बात की थी कि इनको दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द इंटेंसिटीज, जिसके अंदर हमने बात की थी डिसकंटिन्यूटी बेस्ड अप्रोचेज एंड सिमिलैरिटी बेस्ड अप्रोचेज। तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू है इमेज सेगमेंटेशन का। जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल बात की, बार बार कई तरह की डेफिनेशन को देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रीवियस लेक्चर जो है वो रिकॉल हो गया होगा। अब हम अपने कंटेंट्स की बात करते हैं, जो आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं, तो उनको हम बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिसकंटिन्यूटी बेस्ड सेगमेंटेशन अप्रोचेस। उनको हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। इमेज सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी सेगमेंट अ गिवन इमेज इनटू सेवरल पार्ट्स या ग्रुप्स या ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द पिक्सल, जिनको हमने कहा था कि स्ट्रांगली कोरिलेट करें, so that we can further analyze each of these parts present in the image। जब वो पार्ट्स हमारे सेगमेंट हो जाते हैं तब हम उन्हें फर्दर एनालाइज भी कर सकते हैं। The discontinuity based segmentation can be classified into three approaches। यानी कि जो आपके डिसकंटिन्यूटी बेस्ड सेगमेंटेशन है वो तीन अप्रोचेज में क्लासिफाई की जाती है। एक पॉइंट डिटेक्शन है, लाइन डिटेक्शन है और एज डिटेक्शन है। और पॉइंट, लाइन और एज डिटेक्शन को हमने आगे बारी बारी डिटेल से पढ़ना भी है। तो गोल क्या है, टू बिल्ड कंप्लीट बाउंड्रीज ऑफ यूनिफॉर्म रीजन। यानी कि जो रीजन यूनिफॉर्म है उसकी हमने कंप्लीट बाउंड्री को बिल्ड करना है या सेगमेंट करना है, आप इन अदर वर्ड भी आप कह सकते हैं। अजम्पशन क्या है, एब्रप्ट सिग्नल चेंजेस अक्रॉस ईच बाउंड्री। तो डिटेक्शन ऑफ डिसकंटिन्यूटीज में हम देखते हैं जी, देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ ग्रे लेवल डिसकंटिन्यूटीज दैट वी टेंड टू लुक फॉर इन डिटेल इमेजेस। एक पॉइंट होता है, लाइन होती है और एजेस होते हैं।
एज पिक्सेल्स क्या है? पिक्सल एट विच इंटेंसिटी ऑफ एन इमेज चेंजेस एब्रप्टली, यानी कि जहां पर आपकी जो पिक्सल की चेंज है वो एब्रप्ट हो, तो वहां पर बेसिकली आपका क्या बनता है? एक एज। और एजेस को क्या कहते हैं? आर सेट ऑफ कनेक्टेड एज पिक्सेल्स। एज सेगमेंट्स को क्या कहा जा रहा है? आर सेट ऑफ कनेक्टेड एज पिक्सल। इसी तरह हमारे पास क्या है, जब भी हम उसी कॉन्सेप्ट को देखते जा रहे हैं, पॉइंट, लाइन और एज डिटेक्शन की बात कर रहे हैं। लोकल चेंजेस इन इंटेंसिटीज कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग डेरिवेटिव्स। जो लोकल चेंजेस कह रहे हैं इंटेंसिटीज की, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है डेरिवेटिव से। और आपको याद होगा कि जब हमने शार्पनिंग फिल्टर्स की बात की थी, तो वहां पर हमने डेरिवेटिव्स को पढ़ा था, और उन्हीं डेरिवेटिव से हमने क्या किया था? लैप्लासियन और सोबल फिल्टर भी डिराइव किया था। तो वहां पर भी हमने फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव की बात की थी। तो यहाँ पर भी आपके जो मेजर कंसर्न है वो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से है, और यही उसने यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मोर suitable. We typically find discontinuities using mask and correlation. तो बेसिकली ज्यादा मास्क यूज किया जाता है। मास्क से मुराद वही आपके पास स्ट्रक्चर है या फिल्टर का, जिस तरह हम मास्क यूज करते थे 3x3 का। तो आगे हम देखेंगे, इसे यूज भी करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, डेरिवेटिव्स ऑफ अ डिजिटल फंक्शंस आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ डिफरेंसेस। अब अगर आप देखें तो हम बारी बारी देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में कहता है कि एन अप्रोक्सीमेशन यूज्ड फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो अप्रोक्सीमेशन ये है कि मस्ट बी जीरो इन एरियाज ऑफ कांस्टेंट इंटेंसिटी, यानी कि जहां पर आपके इमेज के अंदर कांस्टेंट इंटेंसिटी है, वहां पर क्या होना चाहिए? जीरोस होने चाहिए। और सेकंड पॉइंट ये है कि मस्ट बी नॉन जीरो एट द ऑनसेट ऑफ एन इंटेंसिटी स्टेप और रैंप, यानी कि जहां पर आपके पास ऑन सेट ऑफ इंटेंसिटी स्टेप है, वहां पर आपके जो वैल्यूज होनी चाहिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स के अंदर, वो नॉन जीरो होने चाहिए। और आपके पास जो लास्ट स्टेप है, इसका तीसरा स्टेप या अप्रोक्सीमेशन है, वो ये है, मस्ट बी नॉन जीरो एट पॉइंट्स अलोंग एन इंटेंसिटी रैंप। जहां पर रैंप बनेगा, वहां पर आपके पास जो वैल्यूज हैं वो भी नॉन जीरोज होनी चाहिए उन पॉइंट्स के ऊपर। इसी तरह जो अप्रोक्सीमेशन है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में है, कि पहली अप्रोक्सीमेशन क्या है जी? मस्ट बी जीरो इन एरियाज ऑफ कांस्टेंट इंटेंसिटी। बिल्कुल उसी तरह फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की तरह। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में यही था कि मस्ट बी जीरो इन एरियाज ऑफ कांस्टेंट इंटेंसिटी। और सेकंड स्टेप भी बिल्कुल उसी तरह है, मस्ट बी नॉन जीरो एट द ऑनसेट एंड एंड ऑफ द इंटेंसिटी स्टेप और रैंप। तो पहले जो दो स्टेप्स हैं ये तो आपके बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। मगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर जो तीसरा स्टेप है, ये चेंज है या डिफरेंट है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से। यहां पर क्या है कि मस्ट बी जीरो अलोंग एन इंटेंसिटी रैंप, यानी कि जहां पर रैंप आएगा वहां पर वैल्यूज क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपके पास थ्री अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में थी, और थ्री ही अप्रोक्सीमेशन क्या है आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में है। मगर फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो तीसरे पॉइंट में है, कि मस्ट बी जीरो अलोंग एन इंटेंसिटी रैंप। या आप ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर जो वैल्यूज हैं वो दो नॉन जीरोज हैं, यानी कि एक नॉन जीरो कहां पे है? ऑनसेट एंड एंड ऑफ इंटेंसिटी स्टेप स्टेप और रैंप। और दूसरा क्या है? मस्ट बी नॉन जीरो अलोंग एन इंटेंसिटी रैंप। किसके अंदर? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर आपके पास जो है ना दो नॉन जीरो है, जबकि आप डिफरेंट इंटेंसिटी के हिसाब से, जबकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एक नॉन जीरो है जो ऑनसेट के या एंड ऑफ इंटेंसिटी स्टेप या रैंप की बात कर रहा है। तो आगे हम, अगर आप इस इमेज पे देखें तो पहला स्टेप जो अप्रोक्सीमेशन का था दोनों का, कि कांस्टेंट पे जीरो होना चाहिए।
जहाँ इंटेंसिटी आपकी कांस्टेंट है वहां पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास इंटेंसिटी कांस्टेंट है और यहाँ पर भी देखो आपके पास 0 आ रहा है और यहाँ पर भी 0 आ रहा है। जबकि दूसरा स्टेप क्या था कि ऑन सेट या आपके पास जो एंड ऑफ इंटेंसिटी रैंप या स्टेप है वहां पर आपके पास वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, जो कि दोनों में थी। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास ये स्टेप है तो यहाँ पर आपके पास वैल्यूज नीचे क्या है, नॉन जीरोज हैं। मगर आपका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर ये था कि रैंप के ऊपर भी वैल्यूज आपकी क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये वैल्यूज नॉन जीरो है। जबकि आपका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था वहां पर चेंज थी, वहां पर यह था कि जहां पर रैंप आएगा वहां पर मस्ट बी जीरो। अगर आप देखें तो यहां पर अगर जो आपके पास रैंप बन रहा है तो यहां पर आपके पास वैल्यूज क्या आ रही हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जीरो आ रही है। तो वो जो अप्रोक्सीमेशन के स्टेप्स हैं आपको इसमें से क्लियर हो गए होंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, कंसीडर द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एज वी ट्रेवर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पहले क्या है जी, इनिशियली वी नोट दैट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉन जीरो एट द ऑनसेट एंड अलोंग द इंटायर इंटेंसिटी रैंप। तो ये हमने बात पहले भी कर चुके हैं कि आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो दो जगहों पे नॉन जीरो है। एक तो वहां पर जहां पर कांस्टेंट इंटेंसिटी है और दूसरा ऑनसेट या अलोंग द इंटायर इंटेंसिटी रैंप। जबकि नेक्स्ट स्टेप क्या है, वाइल द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉन जीरो ओनली एट द ऑनसेट एंड इंटेंसिटी ऑफ द रैंप। अगर आप अपनी प्रीवियस स्लाइड को रिकॉल करें तो यही था कि जो आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट पे भी जीरो था, रैंप पे भी जीरो था। सिर्फ वो कहां पे नॉन जीरो था, ओनली एट द ऑनसेट एंड एंड ऑफ द रैंप। तो ये बात आपको क्लियर होगी होगी। अभी हमने जो प्रीवियस स्लाइड्स पे बात की है फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, फिर उसकी अप्रॉक्सीमेशन भी देखी है। अब हम उसको कंक्लूड करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है जी, आपके पास जब पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रोड्यूस थिक एजेस। ये अगर आप अपना छठा चैप्टर रिकॉल करें, जिस चैप्टर के अंदर हमने लैप्लासियन फिल्टर को डिराइव किया था, तो वहां पर भी हमने फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़े थे। तो वहां पर भी हमने बात की थी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, वो प्रोड्यूस करता है थिक एजेस। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या करता है जी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हैव स्ट्रॉन्गर रिस्पांस टू फाइनर डिटेल्स। और ये आपको थिन लाइन प्रोवाइड करता है, आइसोलेटेड पॉइंट्स एंड नॉइस। तो ये बात भी हमने की थी कि आपके पास जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो सेंसिटिव टू नॉइज है, थिन लाइंस प्रोवाइड करता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रोड्यूस अ डबल एज रिस्पांस एट रैंप एंड स्टेप ट्रांजिशंस इन इंटेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, द साइन ऑफ द सेकंड derivative can be used to determine whether a transition into an edge is from light to dark or vice versa। यानी कि vice versa में क्या आएगा, dark to light। ये आगे एग्जांपल आएंगे तो मजीद आपको क्लियर भी हो जाएगा। स्पेशल फिल्टर कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो स्पेशल फिल्टर में आपको याद होगा कि हमने लैप्लासियन सोमल की बात की थी। तो वो क्या कर रहे थे, वो एजेस को शार्प कर रहे थे, जिससे हमारा इमेज क्या हो रहा था, वो शार्प हो रहा था, या इमेज हमारा जो है वो बेटर क्वालिटी का हो रहा था इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस। अब हम बात करते हैं मास्क की। तो आपको याद होगा कि जब हमने लैप्लासियन फिल्टर को भी ड्राइव किया था तो उसका मास्क भी 3/3 का बना था। तो वही चीज है मगर जरा डिफरेंट अंदाज से है। अगर आप पहला पॉइंट देखें, फॉर अ 3/3 फिल्टर मास्क द procedure is to compute the sum of products of mass coefficients with the intensity values in the region encompassed by the mask। अगर आप नेक्स्ट स्टेप देखिए, रिस्पांस ऑफ द मास्क एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द रीजन इज, तो आपके पास 3/3 का ये मास्क है, जिसके अंदर आपके पास W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9, ये टोटल आपके पास क्या है,
9 एलिमेंट्स हैं। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, बेसिकली ये आपके वेट्स हैं। क्या है? वेट्स। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो W1 मल्टीप्लाइड बाय Z1, इसी तरह प्लस होगा W2 मल्टीप्लाइड बाय Z2, जस्ट लाइक अ एवरेज या मीन फिल्टर। जिस तरह हमने एवरेज फिल्टर की बात की थी या अरिथमेटिक मीन फिल्टर की बात की थी, तो उसके अंदर भी हमने यही किया था कि वेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया था इंटेंसिटीज के साथ और उसको बाद में हमने सम कर दिया था। तो ये बेसिकली वही स्टेप रिपीट हो रहा है। मेरे ख्याल में आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। वेयर जी के द इंटेंसिटी ऑफ द kth पिक्सल। अब हम बारी बारी वो अप्रोचेस पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट डिटेक्शन है, इसके बाद हम लाइन डिटेक्शन की बात करेंगे और एट द एंड बात होगी एज डिटेक्शन पे। तो अगर आप पॉइंट डिटेक्शन में देखें तो बेसिकली हम इसके मास्क की बात करने जा रहे हैं कि इसका मास्क कैसा होगा। तो ये फिर उसी स्टेप को हम दोबारा रिवाइज करें जो हमने लैब लेसन के लिए यूज किया था शार्पनिंग फिल्टर के तौर पे। आपको याद होगा कि ये प्रूफ हमने या ड्राइव इन इक्वेशन के थ्रू ही लैप्लासियन को किया था। तो वही स्टेप्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपके पास लैप्लासियन ऑपरेटर का सिंबल है और आपको याद होगा कि लैप्लासियन फिल्टर जो है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे बेस करता है। तो ये आपके पास वही आ रहा है कि सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब हमने इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास क्या आ गया था? लैप्लासियन फिल्टर ड्राइव हो गया था। तो आपको याद है कि सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है उसकी इक्वेशन ये थी और सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है उसकी इक्वेशन हमारे पास ये थी। अब ये दोनों इक्वेशन क्योंकि यहाँ पर जमा हो रहा है तो आप इनको जमा करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट जब फाइनल इक्वेशन आती है वो ये है। तो आपको याद होगा इसी से हमने क्या किया था? एक फिल्टर को ड्राइव किया था। वो भी आपको फिल्टर बना के मैं दिखा देता हूँ। हमारा कुछ फिल्टर इस तरह का बना था, 3x3 का हमने मास्क लिया था, आपको याद होगा। तो हमारे पास जो सेंट्रल पिक्सल होता है वो हमारा एक्स वाई होता है। अगर आप देखें तो एक्स वाई के साथ यहाँ पर क्या आ रहा है? 4, मगर पीछे माइनस साइन भी है। तो यहाँ पर हमने लिखा था -4, अगर आप रिकॉल करें। तो बाकी हमारे पास जो लेफ्ट है, टॉप है, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम जो हमारे पास जो वैल्यूज हैं, तो इस ये इनके इक्वेशंस यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं वो गिवन है। तो इन्हीं के कोफिशिएंट्स को हमने यहाँ पर लिखा था 1 1 1 और बाकी एग्जिस्ट नहीं करते तो हमने इनको 0 0 लिखा था, आपको याद होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास एक लैप्लासियन फिल्टर का मास्क बना था। अब यहाँ पर पॉइंट डिटेक्शन में हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं कि हमारे पास जो पॉइंट डिटेक्शन है उसका मास्क भी कुछ इसी तरह का ही बनेगा। इसलिए हमने इस चीज को रिकॉल किया है या दोबारा हमने रिवाइज किया, आप ये कह सकते हैं। तो अब हमारे पास जो पॉइंट डिटेक्शन है उसके अंदर ये कह रहा है कि अबव एक्सप्रेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग मास्क शोन अर्लियर। ये जो आपको अर्लियर मास्क दिखाया है उसकी बात कर रहा है। यूजिंग लैप्लासियन मास्क वी से अ पॉइंट एट लोकेशन एक्स वाई। तो एक्स वाई के ऊपर जो हमारे पास वैसे भी हम जो किसी पिक्सल को प्रोसेस करते हैं तो सेंट्रल पिक्सल होता है। तो पॉइंट ज़ाहिर है कि उसी सेंट्रल पिक्सल पे एग्जिस्ट करेगा जिसको हम एक्स वाई कह रहे हैं। अब वो कंडीशन क्या है? डिटेक्टेड इफ absolute value of response of the mask at the point exceed a threshold। अगर थ्रेशहोल्ड से वो वैल्यू बड़ी हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे? उन पॉइंट्स को लेबल कर देंगे 1 के साथ, अदरवाइज हम लेबल करेंगे 0 के साथ। अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो ये आपके पास r ऑफ एक्स वाई की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है अगर ग्रेटर देन t एक थ्रेशहोल्ड के है तो हम 1 से रिप्लेस कर देंगे, अदरवाइज किससे कर देंगे? 0 से। किसमें? आउटपुट इमेज में। ये जी ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या है? आउटपुट इमेज है। और आइडिया क्या है? इंटेंसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड पॉइंट विल डिफर फ्रॉम द सराउंडिंग दस इजिली डिटेक्टेड। जाहिर है कि जब आप एक पॉइंट को 1 से मार्क करेंगे वो प्रोमिनेंट हो जाएगा और बाकी को आप 0 से मार्क करेंगे तो ज़ाहिर है कि ये उसे डिफर करेगा और इजिली डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक बेसिक कॉन्सेप्ट है पॉइंट डिटेक्शन का। अब पॉइंट डिटेक्शन के लिए जो फिल्टर यूज किया जाता है या
उसका एग्जाम्पल है वो ये है आपके पास। अगर आप देखें तो पॉइंट डिटेक्शन कैन बी अचीव सिंपली यूजिंग द मास्क बिलो, यानी कि उसी तरह जिस तरह आपके पास लैप्लासियन फिल्टर का मास्क बन रहा था 3/3 का, उसी तरह का मास्क है, मगर हमने क्या किया है, बाकी वैल्यूज को हमने -1 कर दिया है, जबकि सेंट्रल पिक्सल को हमने 8 रखा है, ताकि हमारा जो पॉइंट है वो प्रोमिनेंट हो सके, इसलिए इसको हमने हायर वैल्यू दी है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है जी, पॉइंट्स आर डिटेक्टेड एट दोज पिक्सल इन द सबसिक्वेंट फिल्टर्ड इमेज दैट आर अबव अ सेट थ्रेशोल्ड। वो जो हमने एक थ्रेशोल्ड डिफाइन किया होगा, उससे अगर बड़ा है तो फिर इसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो आगे हम इमेज में देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा एग्जांपल के जरिए। अगर आप इस स्लाइड पे देखें तो आपके पास जो लेफ्ट पे पहला इमेज है, ये टरबाइन ब्लेड का एक्सरे इमेज है। अब इस ब्लेड में कहीं सुराख हो गया है या होल है, उसको डिटेक्ट करना है ताकि उसको रिपेयर किया जा सके। अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप इस ब्लेड को सीधा किसी वर्कशॉप पे ले जाएं, वहां पर आप हैंड ओवर कर दें किसी वेल्डर के, या जो खरादिया है वो क्या करेगा, 2-4 हथौड़े लगाएगा इसके ऊपर, उसके बाद हो सकता है कि एक सुराख के कई सुराख हो जाए, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि एट द एंड आपको नया ब्लेड खरीदना पड़ जाए। मगर दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप इमेज प्रोसेसिंग यूज करें। अब इमेज प्रोसेसिंग में क्या होगा, सिर्फ आपने इसका एक एक्सरे इमेज लेना है, वो आपका इनपुट इमेज बन जाएगा। उस इनपुट इमेज के ऊपर आपने, जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड पे 3/3 मास्क की बात की है, वो मास्क आप इनपुट इमेज पे लगाएंगे। वो जो आपका डिफेक्टेड एरिया के ऊपर वो होल था या सुराग था, वो प्रोमिनेंट होके आपको मिल जाएगा। वो यहाँ पर कहीं आपको नजर भी आ रहा होगा। उसके बाद अगर आप इसको मजीद प्रोमिनेंट या क्लियर देखना है, सिंपली आपने एक थ्रेशोल्ड लगाना है। जब आप थ्रेशोल्ड लगाएंगे तो आपके पास एक फोरग्राउंड हो जाएगा, एक बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के ऊपर जो फोरग्राउंड होगा, वो आपका वही पॉइंट होगा जिसको आप फाइंड करना चाह रहे थे। अगर आप इसके ऊपर देखें तो ये आपके पास यहाँ पर क्या था, डिफेक्टेड एरिया था, यहाँ पर कोई सुराख था। जब आपने 3/3 का फिल्टर लगाया, उसके बाद आपके पास वो पॉइंट प्रोमिनेंट होकर यहाँ पर आ गया। जैसे ही आपने इसके ऊपर थ्रेशोल्ड अप्लाई किया तो वो पॉइंट आपको यहाँ प्रोमिनेंट हो गया। अब आप इसको रिपेयर करा सकते हैं। तो बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग का ये फायदा है कि यानी कि आप कम खर्चे में इजीली अपनी चीज को बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये बात मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी, पॉइंट डिटेक्शन का जो हम पढ़ने जा रहे थे, तो वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं लाइन डिटेक्शन की। तो लाइन डिटेक्शन में हमारे पास जो पहला पॉइंट है, वी कैन एक्सपेक्ट सेकेंड डेरिवेटिव्स टू रिजल्ट इन अ स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स एंड टू प्रोड्यूस थिनर लाइन्स देन फर्स्ट डेरिवेटिव्स। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, वो आपको थिनर लाइन प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दस वी यूज सेम लैप्लासियन मास्क फॉर लाइन डिटेक्शन एज वेल। जिस तरह हमने मास्क यूज किया है पॉइंट डिटेक्शन के अंदर, उसी तरह हम लाइन डिटेक्शन के लिए भी मास्क यूज करेंगे 3/3 का, जो कि लैप्लासियन तरह का मास्क था, या सेम आप लैप्लासियन मास्क कह सकते हैं या पॉइंट डिटेक्शन तरह का मास्क कह सकते हैं। तो 3/3 का हमने क्या करना है, मास्क यूज करना है लाइन के लिए भी। But the mask is isotropic, so its response is independent of the direction with respect to dimensions of 3/3 Laplacian mask, vertical, horizontal and two diagonals. तो आपको पता है कि आपके पास एक लाइन हॉरिजेंटल होती है, वर्टिकल हो सकती है, 45 डिग्री प्लस डायगोनल पे हो सकती है, -45 डिग्री डायगोनल पे हो सकती है। तो बेसिकली ये उसी की बात कर रहा है कि आपके पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या टू डायगोनल्स होंगे। तो आगे हमारे पास ये बात मजीद क्लियर हो जाएगी। वी मे नीड टू डिटरमिन लाइन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये भी हो सकता है कि हम लाइन को स्पेसिफिक डायरेक्शन में भी डिटरमिन कर सकते हैं। अब अगर आप इस स्लाइड पे देखें तो हमारे पास पहला स्टेप क्या है, द नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज टू ट्राई टू डिटेक्ट लाइंस
the masks below will extract lines that are 1 pixel thick। यानी कि ये मास्क जो आपको लगाएंगे, जो आप यूज करेंगे, ये आपको 1 पिक्सल थिक जो है वो लाइन प्रोड्यूस करेगा एंड रनिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अगर आप अब देखें, जो पहला मास्क है आपके पास, ये हॉरिजॉन्टल मास्क है, मैं इस मास्क की बात कर रहा हूँ। ये मास्क आपको हॉरिजॉन्टल लाइन देगा। ये भी 3 by 3 का मास्क है, जस्ट लाइक अ लैप्लासियन। मगर इसके अंदर अगर आप देखें तो हमने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको 2 2 किया, बाकी को -1 -1 -1। यानी कि 2 2 का मतलब यह है कि इसकी वैल्यू हायर है, इसलिए ये मास्क क्या करेगा, जहां पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के पिक्सल मिलेंगे उनको ये प्रोमिनेट कर देगा। एट द एंड आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप इस मास्क पे देखें तो ये +45 डिग्री पे है, यानी कि ये आपको ये वाला लाइन प्रोवाइड करेगा या ये वाला डायगोनल प्रोवाइड करेगा। तो सिंपली देख लें कि यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यूज को हायर कर दिया एज कंपेयर टू द अदर वैल्यूज। जब आप इस मास्क को किसी इनपुट इमेज पे लगाएंगे और वहां पर जो पिक्सल हैं जो इस डायगोनल पे होंगे या इस लाइंस पे होंगे, तो वो उनको प्रोमिनेंट करेगा। एट द एंड आपको इस डायगोनल के ऊपर एक लाइन मिल जाएगी। अगर आपने वर्टिकल लाइन को हासिल करना है तो फिर आपको ये मास्क यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर देख लें, सिर्फ वर्टिकल जो आपके पास कॉलम के अंदर वैल्यूज हैं उन्हें क्या किया गया है, उन पॉइंट्स को या उन पिक्सल को प्रोमिनेट करने के लिए इनको 2 2 कर दिया गया और बाकी क्या है, -1 -1। तो जब आपको वर्टिकल लाइन चाहिए होगी तो आपको ये वाला मास्क लगाना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको ये डायगोनल चाहिए या ये लाइन चाहिए, तो तब आपको जो -45 डिग्री पे है, तो तब आपको ये मास्क लगाना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन क्या है और उसके अंदर आपको कौन सी लाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, या 45 डिग्री प्लस पे या 45 डिग्री माइनस पे चाहिए, या सारी चाहिए। अगर आपको सारे चाहिए तो बारी बारी सब मास्क को लगा दें इनपुट इमेज के ऊपर। अगर आपको इनमें से कोई एक या दो चाहिए तो आप उन मास्क को अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मास्क है जो आपको हॉरिजॉन्टल 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री माइनस या वर्टिकल लाइन प्रोवाइड करेंगे। तो ये आप इन मास्क को यूज कर सकते हैं। अब अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो वो प्रीवियस जो हमने पढ़ा है जिसको हम हॉरिजॉन्टल कह रहे थे, उन्हीं को उसने क्या किया है, सिंबल की फॉर्म दे रही है, मैथमेटिकल सिंबल की फॉर्म में उसने डिनोट कर दिया है। वो कहता है जी लेट R1 R2 R3 R4 डिनोट या रिस्पॉन्सेज ऑफ द मास्क फ्रॉम हॉरिजॉन्टल +45 डिग्री, वर्टिकल प्लस -45 डिग्री। यानी कि आपके पास R1 रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल को, R2 +45 डिग्री को, R3 रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल लाइन को, और R4 रिप्रेजेंट कर रहा है -45 डिग्री को। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि इफ एट अ गिवन पॉइंट इन द इमेज आर के का जो अब्सोल्यूट है या मॉडुलस है, अगर ग्रेटर देन आर जे मॉडुलस है या अब्सोल्यूट है फॉर ऑल जे नॉट इक्वल टू के, that point is said to be more likely associated with the line in the direction of the mask के। तो बहरहाल आपको इस तरह मैथमेटिकल सिंबल में इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया है। और इसका भी फायदा ये होता है कि अगर आपने कभी रिसर्च करनी है तो आप अपना रिसर्च पेपर या आर्टिकल लिखते हुए अगर मैथमेटिकल सिंबल का यूज करेंगे या मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे तो आपके आर्टिकल के एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वैसे भी ये कहा जाता है कि वो पेपर या वो आर्टिकल जल्दी एक्सेप्ट होते हैं जिनके अंदर मैथमेटिकल इक्वेशन सिंबल या मैथमेटिकल मॉडलिंग यूज की जाती है। इसलिए इन चीजों को भी सीखना आपके लिए जरूरी है। हम लाइन डिटेक्शन की एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आप इस स्लाइड पे देखें तो ये बाइनरी इमेज ऑफ अ वायर बॉन्ड मास्क है। ये आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन भी हैं, वर्टिकल भी हैं, हर तरह की लाइन मौजूद है। मगर आपने मास्क लगाया इसके ऊपर -45 डिग्री। तो अगर आप देखें तो मास्क लगाने के बाद आपको ये रिजल्ट मिला है। मगर यहाँ पर जो प्रोमिनेंट लाइन हुई है वो आपको मास्क लगाने के बाद ये हुई है जो -45 पे। अगर आप इस इमेज के अंदर देखें तो ये लाइन ज्यादा प्रोमिनेंट है बिकॉज ऑफ
45 डिग्री मास्क को लगाने के बाद, यानी कि इस इमेज के ऊपर जब आपने इसको थ्रेशोल्डिंग लगाई, तो ये देख लें कि आपके पास ये लाइन आपके पास क्या आ गई, प्रोमिनेंट होके वापस आ गई, यानी कि आपने इस लाइन को क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया। तो ये बेसिकली है कि अगर आपने वर्टिकल लाइन को लेना हो तो फिर आपको वर्टिकल लाइन वाला मास्क यूज करना पड़ेगा। अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन को डिटेक्ट करना है तो आपको हॉरिजॉन्टल वाला मास्क यूज करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। प्रीवियस स्लाइड पे जो हमने रिजल्ट देखा था वो -45 डिग्री मास्क का था। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास वही इमेज है वायर बॉन्ड मास्क का। इसके ऊपर जब हम हॉरिजॉन्टल मास्क लगाएंगे, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए जो हमारे पास मास्क था, जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे पढ़ा है, आपको याद होगा कि ये हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये मास्क हम इस इमेज के ऊपर लगाएंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, जो कि ई के अंदर है, ये रिजल्ट आएगा। यानी कि ये क्या करेगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उन्हें ये क्या कर देगा, प्रोमिनेंट कर देगा। जब हम थ्रेशोल्ड अप्लाई करेंगे तो बाकी लाइंस रिमूव हो जाएंगी, और जिस जो प्रोमिनेंट होंगी क्योंकि वो अबव थ्रेशोल्ड होंगी, इसलिए वो लाइंस आपको नजर आएंगी, या वो लाइंस इस इमेज के अंदर बाकी रहेंगी। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट मास्क है ये +45 डिग्री है, +45 डिग्री। देख लें कि आपके पास ये बन रहा है, यहाँ पे ये +45 डिग्री है। जब ये मास्क आपने इस इमेज पे लगाया, जो कि आपको लेफ्ट पे नजर आ रहा है, तो उसके रिजल्ट आपको यहाँ पर एफ में मिले, ये एफ है नीचे, यानी कि यहाँ पर आपको इसके रिजल्ट मिले +45 डिग्री के। अगर आप यहाँ पर थोड़ा देखें भी सही तो आपका ये देखना, ये लाइन प्रोमिनेंट हो रही है, जो 45 डिग्री पे है, यहाँ पर ये लाइन आपके पास क्या हो रही है, प्रोमिनेंट हो रही है। अब होगा क्या, इस पे भी जब आप एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड लगाएंगे तो जो इस थ्रेशोल्ड से कम वैल्यूज होगी, जो लाइंस हैं, जो भी एजेस वगैरह आ रहे हैं, वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और ये जो अबव थ्रेशोल्ड होगी ये लाइन आपके इस इमेज में बाकी रहेगी। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट मास्क है ये वर्टिकल मास्क है, यानी कि जो वर्टिकल लाइन का मास्क है ये वो है। अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 ये आ रहा है, तो इसको जब हमने, ये लेफ्ट वाला जो अबव इमेज है, जो इनपुट इमेज है, इसके ऊपर इस मास्क को जब हमने अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, ये रिजल्ट आया, जो कि आपको जी में नजर आ रहा है। तो ये बहरहाल आपको कुछ रिजल्ट दिखाए गए हैं इन मास्क को अप्लाई करने के बाद। तो ये यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो आपकी लाइन डिटेक्शन हो रही है। ए आपके पास जो है वो इमेज ऑफ द वायर बॉन्ड मास्क है, ये बी सी डी, ये बी हो गया, सी हो गया, और ये आपके पास जो डी है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हॉरिजेंटल मास्क, +45 डिग्री मास्क कह लें या लाइन डिटेक्टर कह लें, और ये डी जो है ये वर्टिकल लाइन डिटेक्टर है। मगर जो आपके पास ये नीचे ई आ रहा है, एफ आ रहा है या जी आ रहा है, ये इनके रिजल्ट्स हैं, आउटपुट है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने प्रीवियस स्लाइड पे लाइन डिटेक्शन का जो टॉपिक था उसको कवर किया है। अब हम बात करेंगे एज डिटेक्शन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एज मॉडल्स क्या हैं। इट इज द अप्रोच यूज्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली फॉर सेगमेंटिंग इमेजेस बेस्ड ऑन एब्रप्ट चेंजेस, यानी कि जो सडन चेंज आती है, एब्रप्ट चेंज आती है, जो उसकी बात कर रहा है इन इंटेंसिटी। Edge models are classified according to their intensity profiles. अब ज़ाहिर है कि आपके पास डिफरेंट तरह के एजेस हैं, तो उनकी जो इंटेंसिटीज होगी वो भी डिफरेंट तरह की होंगी। यानी कि ये जिस तरह इंटेंसिटीज चेंज होती जाएंगी उसी तरह आपके एजेस भी चेंज होते जाएंगे। इंटेंसिटी प्रोफाइल का मतलब क्या है, इंटेंसिटीज की डिफरेंट जो वेरिएशंस हैं, बेसिकली उन्हें इन जनरल वो क्या कर रहा है, इंटेंसिटी प्रोफाइल्स कह रहा है। अगर आप किसी बंदे की बात करें तो हर बंदे की प्रोफाइल जो है उस बंदे के हिसाब से दूसरे बंदे से डिफर करती है। इसी तरह जो आपके ये आगे जो एजेस आ रहे हैं, ठीक है, इनकी भी क्या होगी, डिफरेंट इंटेंसिटी प्रोफाइल्स होगी, उसी हिसाब से ये एजेस बनेंगे। अब सपोज कर लें कि हमारे पास स्टेप एज है, तो ये क्या है, द इमेज intensity abruptly changes from one value to one side of the discontinuity to a different value on the opposite side। यानी कि इसमें कहता यह है कि आपके पास जहां पर
एक इमेज है, उसके अंदर एक इंटेंसिटी स्मूथ जा रही है, जैसे कि अब्रप्ट चेंज आती है ना, तो उसके बाद फिर आगे जाके वो स्मूथ हो जाती है। तो जहां पर आपके पास अब्रप्ट चेंज आती है और उसके बाद उसका स्मूथ होना, बेसिकली वहां पर क्या बनाता है, ये एक एज बनाता है। इसी तरह आपके पास जो रैंप एज है, ये क्या है जी, अ स्टेप एज वेयर द इंटेंसिटी चेंज इज नॉट इंस्टेंटेनियस बट अक्कर ओवर अ फाइनाइट डिस्टेंस। यानी कि इसके अंदर जो है ना फौरी इंटेंसिटी की चेंज नहीं आती, ग्रेजुअली आती है। यानी कि आपके पास जो स्टेप एज था, जब प्रीवियस जब हम बात कर रहे थे, उसके अंदर इंटेंसिटी की चेंज इब्रप्ट थी, सडन थी। मगर जो आपके पास रैंप एज बनेगा, इसके अंदर इंटेंसिटी में चेंज आएगी, पर ग्रेजुअली आएगी। यहाँ पर पूरी चेंज या सडन चेंज नहीं होगी। तो प्रीवियस स्लाइड पे हमने देखा था स्टेप एज और रैंप एज। अब देखते हैं रूफ एज क्या होता है। तो रूफ एज की जो डेफिनेशन है वो कहते हैं कि रिज एज where the intensity change is not instantaneous but occur over a finite distance, usually generated by the intersection of two surfaces। तो सबसे पहले रूफ एज को समझने के लिए हम देखेंगे कि रिज एज क्या होता है। तो रिज एज इस तरह होता है कि आपके पास एक सरफेस है, सपोज कर लेते हैं कि हम कहते हैं वो ब्लैक है। क्या है? ब्लैक। तो उसमें क्या होगा, वो स्मूथ जा रही है, अचानक सडन चेंज आ जाती है, तो ये लाइन ऊपर चली जाएगी। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो कांस्टेंट रहती है। फिर उसके बाद वही सर्विस दोबारा पहले ब्लैक थी फिर ब्लैक हो जाती है, यानी कि यूं हो जाएगा। यानी कि आपके पास क्या होगा, एक सर्विस है, यहां से स्टार्ट किया, यहां पर सडन चेंज आ गई, उसके बाद फिर वो कांस्टेंट हो गई, फिर चेंज आई और वापस बैक वापस आ गई। तो ये बेसिकली आपके पास क्या बन रहा है, रिज एज बन रहा है। इसी के लिए वो कह रहा है कि जो आपके पास रूफ एज है वो रिज एज है, एज की तरह का ही है, वेयर द इंटेंसिटी चेंज इज नॉट इंस्टेंटेनियस बट अक्कर ओवर अ फाइनाइट डिस्टेंस। ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है। अब हम इस इमेज के जरिए इन तमाम चीजों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस स्लाइड पे हमने पहले बात की थी स्टेप एज की। तो स्टेप एज में अगर आप रिकॉल करें तो हमने कहा था कि इब्रप्ट चेंज आती है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर देख लें, आपके पास ये जो इमेज है ये ब्लैक है, ये वाला इमेज क्या है, यहाँ तक ब्लैक है। तो ब्लैक क्या होता है, जीरो होता है। मैं कहता हूँ जी जीरो यहाँ पे है। तो ये देख लें कि जहां से इमेज ब्लैक है वहां से ये लाइन शुरू होती है और वहां तक जाती है जहां जहां तक इमेज ब्लैक रहता है। अब मैं सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, सपोज कर लेते हैं। तो ये आपके डिफरेंट ग्रे लेवल है, 0 1 2 और 3। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि ये तो आपके पास जो पार्ट था वो 0 ग्रे लेवल का था और ये 3 ग्रे लेवल का है, सपोज कर लेते हैं समझने के लिए। तो अब आप देख ले, यहां से लाइन ने जंप किया और 3 के पैरेलल पहुंच गई यहां पर। यानी कि यहां पर एक एब्रप्ट चेंज आई है, यानी कि 0 से जंप खा के ये कहां पहुंची है, 3 पे पहुंची है। फिर उसके बाद फिर ये कांस्टेंट हो गई। ये देख ले, ये स्मूथ हो गया आप कह सकते हैं। तो ये जो इसका जंप खाना, यहाँ पर एक सडन चेंज आना, यानी कि 0 से 3 पे चला जाना, ये बेसिकली एब्रप्ट चेंज कहलाता है। और यहाँ पर देख लें आपका एक एज बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, एक एज। तो ये बेसिकली आपके पास क्या कहलाएगा, स्टेप एज कहलाएगा। जब हम रैंप एज की बात करेंगे तो इसमें देख लें कि यहां तक सपोज कर लेते हैं हम, यहां तक कि ये आपके पास वो जीरो इंटेंसिटी है, ये जीरो ग्रे लेवल है। तो ये देख रहे हैं कि ये 0 पे ही मूव कर रहा है उस वक्त तक जब तक के 0 कांस्टेंट है। मगर यहां से आगे जाके ना ग्रेजुअली चेंज होना शुरू हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि 0 से 3 पे चला गया, हो सकता है 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 S1, यानी कि ऐसा ऐसा ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, यानी कि फौरी चेंज नहीं है। हमने अगर जब ये पढ़ा था रैंप एज प्रीवियस स्लाइड पे, उसमें हमने कहा था इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं होगी, पूरी चेंज नहीं होगी। तो यहां से ये ग्रेजुअली चेंज होना हुआ। अब जाहिर है कि ये ब्राइट की तरफ जा रहा है, तो ये 0 से अप होना शुरू होगा, ये चलते चलते यहां तक पहुंच गया।
अब सपोज कर लेते हैं कि यहां पर तो चेंज आ रही थी ग्रेजुअली, पर उसके बाद जाके ये फिर क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। तो ये देख लें, तो यहां से फिर ये यूं हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो आपके पास बन रहा है ये वाला, ये एक रैंप बन रहा है, और जहां पर चेंजेस, ये क्या बन रहा है आपके पास, एक रैंप बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे रैंप एज। अब हम बात करते हैं रूफ एज की। तो रूफ एज को फिर दोबारा देखते हैं कि हमने कहा था रेज एज। तो रेज एज में यही था, अगर आप, मैं उस ऊपर जो मैंने ड्रॉ किया है, अब उसको नीचे ड्रॉ करके देखता हूं। हम कहते हैं कि आपके पास एक सर्विस ये है और एक सर्विस आपके पास ये है। वो कहते हैं बिटवीन द टू सर्विस, और उनके दरमियान में क्या है जी, इंटरसेक्शन है। अगर आप देख लें तो ये ब्लैक है, तो ये यहां से यूं जाएगा। अब जो मैं कह रहा था ना कि आपके पास रिज एज है, उसमें सीधी अब्रप्ट चेंज आती है, ऊपर जाता है यानी कि यहां तक, उसके बाद फिर ये कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कांस्टेंट। फिर उसके बाद चेंज आती है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको सपोज कर लूं थोड़ी देर के लिए, ये एक कांस्टेंट चेंज है, जो कि कांस्टेंट चेंज नहीं है इस इमेज में, वैसे सपोज कर रहा हूं मैं। तो ये क्या करेगा, ये यहां से जंप खाएगा, यूं हो जाएगा। अगर मैं सपोज करूं तो ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट यहां जाएगा, उसके बाद फिर चेंज आ रही है, जीरो की तरफ जा रहा है, तो फिर यहां पर आ जाएगा। तो ये बेसिकली बन जाएगा आपके पास रिज एज। मगर आपके पास रूफ एज क्या है, इसमें अगर, क्योंकि ये हमने सपोज किया था, यहां पर देखें जैसे ब्लैक से आगे जाता है ना, इसके बाद ये ग्रेजुअली चेंज होता है, ऐसे ऐसे देखें, यहां पर जाके ये पीक पकड़ता है यहां पे। इससे पहले भी ग्रेजुअली चेंज है, इसके बाद भी ग्रेजुअली चेंज है। जैसे ये ग्रेजुअली चेंज होता है, ऐसा ऐसा आप सपोज कर लें, तो आपके पास ये रैंप बनाता है। यहाँ पर क्या बनाता है, रैंप बनाता हुआ एक पीक हासिल करता है। फिर उस पीक से फिर ये चेंज होना शुरू हो जाता है ब्लैक की तरफ, तो फिर ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे जाके ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो इस तरह का बन रहा है, ये आपके पास क्या है, रूफ एज है। तो मेरे ख्याल में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्टेप एज कैसे बनता है, रैंप एज कैसे बनता है, और रूफ एज कैसे बनता है। अब हम देखते हैं एजेस एंड डेरिवेटिव्स। तो आपको पता है कि हमने जो भी एजेस या डिसकंटिन्यूटीज फाइंड की हैं, वो डेरिवेटिव्स के थ्रू ही की हैं। अब थोड़ा सा हम इसका आपस में रिलेशन देखते हैं। We have already spoken about how derivatives are used to find the discontinuities. तो अभी आप जरा रिकॉल करें, तो हमने पॉइंट डिटेक्शन की बात की या लाइन डिटेक्शन की बात की। तो उसके अंदर हमने जो मास्क यूज किया, वो मास्क जस्ट लाइक अ लैप्लासियन मास्क था। और आपको पता है कि लैप्लासियन मास्क या लैप्लासियन जो है, वो ड्राइव होता है डेरिवेटिव से। और ये भी आपको अगर रिकॉल करें, तो हमने उसके अंदर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव यूज किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेल्स अस वेयर एन एज। यानी कि यहाँ पर जो एक डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा है, कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये हमें एज बताता है कि कहाँ पे है, टेल्स अस वेयर एन एज। जबकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, वो साथ साथ डायरेक्शन भी देता है। यानी कि आपका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, वो डायरेक्शन की बात नहीं करता, जबकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको एज की डायरेक्शन भी बताता है। अगर इस पॉइंट में देखें, सेकंड डेरिवेटिव कैन बी यूज टू शो एज डायरेक्शन, यानी कि एज डायरेक्शन की बात भी करता है। अगर आप यहाँ पर देखें, तो ये आपके पास ग्रे लेवल प्रोफाइल है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव के जरिए आपके एजेस शो किए गए हैं, और यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव के थ्रू। ये बात आप पहले भी रिकॉल हम कर चुके हैं, बार बार बात हो रही है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर होगी। अब अगर आप इस स्लाइड के ऊपर देखें, तो आपके पास क्या आ रहा है, नॉइज का आंसर भी आ रहा है। अगर आप पहला स्टेप देखें, डेरिवेटिव बेस्ड एज डिटेक्शन आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू नॉइज। ये मैंने आपको बार बार रिपीट किया है डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर भी, आज के लेक्चर में भी, कि आपके पास जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं, वो सेंसिटिव टू नॉइज होते हैं। हायर ऑर्डर, जैसे ऑर्डर हायर होता जाएगा, वो मोस्ट सेंसिटिव टू नॉइज होते जाएंगे। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए देखें, तो आपके पास ये एक इमेज है, ऊपर आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर जब आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगाया, हालांकि इन इमेजेस के ऊपर, इन इमेजेस की बात मैं कर रहा हूं, शायद आप इसको अंडरस्टैंड करें।
इनके अंदर नॉइज है, ठीक है। अगर जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात की तो उसने देखे पहले इमेज के ऊपर क्या कर दिया, एक आपको स्मूथ एज रैंप जो भी बन रहा है वो आपको उसने दिखा दिया। सेकंड में भी देख लें, अगर आपके पास ये ब्लैक है तो यहां तक तो ये वैसे जाएगा, फिर आपके पास चेंज आ रही है तो यहाँ पर चेंज पे चला जाएगा, फिर आपके पास चेंज आ रही है फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए आपको ये क्लियर नजर आ रहा है, यहाँ पर भी उसने कुछ डिस्टॉर्शन पैदा नहीं की, यहाँ पर भी उसने वही आपको इमेज दे दिया, एजेस दे दिए। मगर जब आपने इस इमेज पे आके आपने देखा तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी आपको स्मूथ दे रहा है, जबकि आपके इस इमेज के ऊपर जब आता है तो नॉइज थोड़ा इंक्रीज हो जाती है। नॉइज प्रीवियस इमेजेस में भी थी मगर थोड़ी थी, जब यहां पर नॉइज ज्यादा हुई उसने आपको कोई एजेस लाइंस डायरेक्शन कुछ भी नहीं दी, यहां पर क्या हो गया है, आपको डिस्टॉर्शन मिल रही है। अब इस इमेज के ऊपर भी देख लें, आपको यहां पर क्या मिल रही है, डिस्टॉर्शन मिल रही है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट की। जब इसी सेम इमेजेस नीचे हैं, यानी कि उसकी कॉपी नीचे है, अब यहां पर बात कर रहा है सेकंड डेरिवेटिव की। अगर आप सेकंड डेरिवेटिव देखें, इसने पहले इमेज में तो ठीक है आपको वो लाइन एजेस जो भी रैप शेप बन रहा था उसने आपको क्लियर यहां पर देखें दे दिया है, मगर सेकंड इमेज के ऊपर देखें उसने डिस्टॉर्शन पैदा कर दिया। यहाँ पे डिस्टॉर्शन है, यहाँ भी डिस्टॉर्शन, यहाँ भी डिस्टॉर्शन, यहाँ भी डिस्टॉर्शन, यहाँ भी डिस्टॉर्शन। तो यहाँ से साबित हो गया कि आपके पास जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है वो मोस्ट सेंसिटिव टू नॉइज होते हैं। हालांकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ने क्या किया है, आपको जाके जो डिस्टॉर्शन पैदा किया है, जो रिजल्ट खराब किए हैं, उसने जाके आखिरी दो इमेजेस पे किए हैं, बाकी पे उसने स्मूथ वर्किंग की है। जबकि आपके पास जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसने पहले को छोड़ के बाकी में जहां भी नॉइज उसको मिली है तो उसने डिस्टॉर्शन पैदा कर दी। तो ये बेसिकली डिफरेंस है आपके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो ये बात साबित हो गई कि आपके पास सेकंड या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो होते हैं वो मोस्ट सेंसिटिव टू नॉइज होते हैं। अगर आप इस स्लाइड पे देखें तो आपको कुछ और एज डिटेक्टर्स यहाँ पर शो किए गए हैं। तो पहला एज डिटेक्टर जहाँ पर जो है वो प्रीवेट है। तो प्रीवेट के भी जो मास्क यूज हुए हैं वो 3x3 के हैं, 3x3। एक मास्क हॉरिजेंटल के लिए है और दूसरा मास्क वर्टिकल के लिए है। अगर आप पहले मास्क को देखें जो कोई हॉरिजेंटल के लिए है, इसकी जो हायर रो है वहां पर 1 1 है, और जो इसकी लोएस्ट रो कह लें या पहली रो है वहां पर हायर रो की अपोजिट वैल्यूज हैं -1, -1 और -1, और सेंट्रल रो क्या है, 0 0। तो ये जो आपके पास पहला मास्क है प्रीवेट का, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए यूज किया जाएगा। इसी तरह अगर आप इसका दूसरा मास्क देखें जो कि वर्टिकल डायरेक्शन के लिए है, तो यहाँ पर भी वो सेम रूल है कि जो हायर कॉलम है वहां पर 1 1 है। अगर आप देख लें तो यहाँ पर क्या है, हायर कॉलम पे 1 1 है, जबकि हॉरिजॉन्टल जो पहला मास्क है वहां पर हायर रो पे 1 1 था। तो दूसरा जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन के लिए है, तो इसका जो हायर कॉलम है वहां पर क्या है, 1 1 है, और इसी तरह इसका जो लोएस्ट कॉलम है वहां पर आप देख लें -1 -1, यानी कि हायर कॉलम की वैल्यूज की अपोजिट वैल्यूज हैं। और सेंट्रल में यहाँ पर भी क्या है, 0 0 है, यानी कि जो आपका सेंट्रल कॉलम है, जो मिड कॉलम है, यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है। तो बस ये दो मास्क हैं, एक आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं और एक आप वर्टिकल डायरेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो हॉरिजॉन्टल एजेस देगा, जो वर्टिकल डायरेक्शन में है वो आपको वर्टिकल एजेस प्रोवाइड करेगा। और जो आपके पास यहाँ पर दूसरा एज डिटेक्टर गिवन है वो है सोबल। और सोबल अगर आप रिकॉल करें तो हमने इसको ड्राइव भी किया था, इसके हमने मास्क भी देखे थे जब हम सोबल को यूज कर रहे थे एज अ शार्पनिंग फिल्टर। तो वही मास्क यहाँ पर हैं, हम इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सोबल भी प्रीवेट की तरह ही बिहेव बिहेव तो प्रीवेट की तरह नहीं करेगा, यदि उससे हो सकता है कि रिजल्ट इसके डिफर करें, मगर उसी तरह ही इसके मास्क में वैल्यूज हैं। अगर आप देखें तो ये भी 3b3 का मास्क है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। और यहाँ भी जो आपके पास जो पहला मास्क है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए है। इसकी देखें जो आपके पास हायर रो आ रही है यहाँ पर 1 to 1 है। इसी तरह इसकी जो लोएस्ट रो है वहां पर भी क्या है, अपोजिट वैल्यूज हैं हायर रो की, जिस तरह के प्रीवेट के अंदर था। तो यहाँ पर अगर आपके पास सोबल में 1 to 1 है
तो लोअर रो में -1 -2 -1 है, और इसका भी जो सेंट्रल रो है वो 0 0 0 है। तो इसका जो पहला मास्क है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूज होगा, और जो इसका दूसरा मास्क है ये वर्टिकल डायरेक्शन में यूज होगा। अगर आप देखें तो इसका जो हाईएस्ट कॉलम है, मैं वर्टिकल मास्क की बात कर रहा हूं, तो हायर कॉलम के अंदर भी 1 to 1 है, जबकि इसके लोएस्ट कॉलम के अंदर क्या आ रहा है, वही -1 -2 और -1, और सेंट्रल जो आपके पास कॉलम बन रहा है 0 0 0, यहाँ पर क्या है 0 0 0। तो ये आपके पास जो वर्टिकल मास्क है ये वर्टिकल डायरेक्शन में यूज होगा और आपको वर्टिकल एजेस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो तीसरा मास्क गिवन है, सॉरी जो तीसरा आपको पास एज डिटेक्टर गिवन है, उसके मास्क आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, -1 0 0 1 0 -1 एंड 1 0। तो ये बेसिकली डिफरेंट डिटेक्टर्स हैं जिन्हें एज डिटेक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर हमने डिफरेंट एज डिटेक्टर्स की बात की, उनके हमने मास्क देखे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये जो स्लाइड है इस पे हमने कुछ एज डिटेक्टर, या इनको लोग बाज़ का फिल्टर्स भी कहते हैं, तो उसके हमने कुछ रिजल्ट्स आपस में कंपेयर करने हैं। ये आपके पास जो पहला इमेज है ये आपके पास सैटेलाइट का इनपुट इमेज है, या आप कह सकते हैं कि सैटेलाइट इमेज है। अब इसके ऊपर सबसे पहले जो है वो कैनी फिल्टर कह लें या कैनी एज डिटेक्टर अप्लाई किया गया है, यानी कि ये जो आपका ओरिजिनल इमेज है या इनपुट इमेज है इसके ऊपर कैनी एज फिल्टर या कैनी एज डिटेक्टर को अप्लाई किया गया है, तो आपके पास ये रिजल्ट्स हैं। और जब इसी इमेज के ऊपर लैप्लासियन फिल्टर, यानी कि जो आप लैप्लासियन फिल्टर कह लें या लैप्लासियन को बाज़ एज डिटेक्टर भी कहते हैं, अगर ये अप्लाई किया तो आपको ये रिजल्ट्स मिले जो सी में नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे। और जब इसी इमेज के ऊपर जो ए में शो किया गया है इसके ऊपर प्रीवेट फिल्टर लगाया, अगर आप रिकॉल करें तो प्रीवियस स्लाइड के ऊपर हमने प्रीवेट फिल्टर का मास्क देखा था। जब प्रीवेट फिल्टर लगाया तो आपको इस तरह के रिजल्ट्स मिले, यानी कि जो आपको डी में नजर आ रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद हमने रॉबिट फिल्टर या रॉबिट डिटेक्टर की बात की थी, उसके मास्क भी देखे थे। जब रॉबिट फिल्टर को या मास्क कह लें या डिटेक्टर यहाँ अप्लाई किया गया तो आपको रिजल्ट्स मिले जो ई में शो किए गए। और उसके बाद अप्लाई किया गया है सोबल फिल्टर या सोबल डिटेक्टर या एज डिटेक्टर आप कह लें, तो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं एफ के अंदर, जो कि आपको ये रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास जो डिफरेंट तरह के एज डिटेक्टर्स हैं वो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन क्या है और आपको कौन सा एज डिटेक्टर यूज करना है। तो बहरहाल यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस दिखाने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा एक मजीद ओवरव्यू हो जाए कि ये एज डिटेक्टर जो है इनके रिजल्ट्स कैसे होते हैं, और इनके रिजल्ट्स को देखने के बाद आप थोड़ा सा अपने तौर पे एक एनालिसिस भी कर सकते हैं कि किसके रिजल्ट बेहतर हैं या किसके रिजल्ट बेहतर नहीं है। हो सकता है कि एक जो एज डिटेक्टर है वो कुछ चीज़ें मिस कर रहा हो, दूसरा उसको शो कर रहा हो। तो ये चीज़ें बहरहाल आप खुद एनालिसिस बाद में भी कर सकते हैं, कोड चला के डिफरेंट इमेजेस पे अप्लाई करके, तो आपको ज़्यादा जो इस एज डिटेक्टर्स की वर्किंग है वो क्लियर हो जाएगी। अगर आप इस स्लाइड के ऊपर देखें तो आपको एज डिटेक्शन की एक एग्जांपल दी गई है। ये जो पहला इमेज है ये ओरिजिनल इमेज है। अब इस ओरिजिनल इमेज के ऊपर हमने हॉरिजॉन्टल मास्क भी अप्लाई करना है और वर्टिकल मास्क भी अप्लाई करना है। जब हम हॉरिजॉन्टल मास्क अप्लाई करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल एजेस को प्रोमिनेंट करेगा, और जब हम वर्टिकल मास्क लगाएंगे तो ये वर्टिकल एजेस जो लाइंस हैं उनको ये प्रोमिनेंट करेगा। और वो आप देख भी सकते हैं कि जब इस ओरिजिनल इमेज के ऊपर हॉरिजॉन्टल मास्क लगाया गया तो ये हॉरिजॉन्टल मास्क की बात कर रहा है। जब हॉरिजॉन्टल मास्क लगाया गया तो ये देखें यहाँ पर आपके जो हॉरिजॉन्टल एजेस बन रहे हैं ये उन्हें क्या कर रहा है, प्रोमिनेंट कर रहा है, आपको यहाँ नजर भी आ रहा है। इसी तरह जब ओरिजिनल इमेज के ऊपर हम वर्टिकल मास्क लगाएंगे, अगर आप इस इमेज में देखें तो ये क्या कर रहा है, वर्टिकल लाइंस को या एजेस को आप कह सकते हैं प्रोमिनेंट कर रहा है, यहाँ पर आपको वाज़ेह दिखाई दे रहा है।
तो जब आप हॉरिजेंटल मास्क लगाने के बाद जो इमेज आएगा और वर्टिकल मास्क लगाने के बाद आपके पास जो इमेज आएगा, जब आप दोनों इमेजेस को प्लस करेंगे या कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये वाला रिजल्टेड इमेज आएगा। और ये वाला जो रिजल्टेड इमेज है वो आपके ओरिजिनल इमेज से ज्यादा क्लियर है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास एजेस बहुत ज्यादा क्लियर है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल इमेज। ये आपके पास क्या है, ओरिजिनल इमेज है, और ये आपके पास आउटपुट इमेज है या रिजल्टेंट इमेज है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में कितना डिफरेंस है। अब उसने क्या किया है कि आपको जरा ब्रॉडर व्यू में एक एक इमेज करके दिखाया है। अगर आप इस स्लाइड में देखें तो ये आपके पास कौन सा इमेज है, ओरिजिनल इमेज है। अब इस ओरिजिनल इमेज के ऊपर वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल मास्क लगाएगा, वर्टिकल मास्क लगाएगा, फिर दोनों को कंबाइन करेगा, फिर आपको एक रिजल्टेड इमेज मिलेगा जो कि आपके ओरिजिनल इमेज से बेटर होगा क्वालिटी में। अब यहाँ पर देखें ओरिजिनल इमेज के ऊपर क्या लगाया गया है, हॉरिजॉन्टल मास्क लगाया गया है। कोई पहले वाली एग्जांपल है, एक एक इमेज करके यहाँ दिखाया गया है। तो यहाँ देखने जरा चीजें आपको ज्यादा वाज़ेह नजर आ रही हैं क्योंकि इमेज का साइज बढ़ गया है। तो आप यहाँ चीजें बड़ा क्लियरली देख सकते हैं। इसी तरह जब ओरिजिनल इमेज के ऊपर वर्टिकल मास्क लगाया गया, यहाँ पर कौन सा मास्क लगाया गया, वर्टिकल, तो ये देख लें कि आपके पास जो वर्टिकल लाइंस या एजेस हैं वो यहाँ पर आपको मोस्ट प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं। इसी तरह इस इमेज के अंदर क्या किया गया है कि जो आपने हॉरिजेंटल मास्क लगाने के बाद इमेज हासिल किया था और वर्टिकल मास्क लगा के आपने जो इमेज हासिल किया था, उन दोनों को कंबाइन कर दिया गया, यानी कि प्लस कर दिया गया। जब प्लस किया है तो ये आपके पास रिजल्टेंट इमेज आ गया है। कौन सा, रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट इमेज जो है ये इम्प्रूव्ड है या बेटर है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल इमेज। वो आपने देखा था प्रीवियस स्लाइड पे, तो आपको वहां पर काफी उसका डिफरेंस नजर आ रहा था। यहाँ पर देख लें आपके पास क्या है, एजेस क्या है, ज्यादा क्लियर है, प्रोमिनेंट्स है। अब हम बात करते हैं एज डिटेक्शन प्रॉब्लम्स। अगर आप पहला स्टेप देखें, ऑफन प्रॉब्लम अराइज इन एज डिटेक्शन व्हेन टू मच डिटेल इन द इमेज। यानी कि जब इमेज के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल हो, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, तो फिर एज डिटेक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है। हो सकता है कि कुछ वैल्यूज वहां पर मिस हो जाएं या आपके जो एजेस हैं वो प्रॉपर्ली डिटेक्ट ना हो सके। जैसा कि उसने आपको नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर किया है कि फॉर एग्जांपल द ब्रिक वर्क इन द प्रीवियस एग्जांपल। अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल की थी तो उसके अंदर क्या था, बहुत ज्यादा ब्रिक वर्क था, बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत डिटेल थी उस इमेज के अंदर। अब अगर वो इमेज क्लियर नहीं होगा, स्मूथ नहीं होगा, अगर उसके अंदर कोई नॉइज होगी, तो फिर जो आपका एज डिटेक्टर है वो प्रॉपर आपको एजेस प्रोवाइड नहीं करेगा। इसलिए वो नेक्स्ट स्टेप में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। वन वे टू ओवरकम दिस इज टू स्मूथ इमेजेस प्रायर टू एज डिटेक्शन। यानी कि अगर आपने एज डिटेक्शन के प्रॉब्लम पे काबू पाना है या उनको ओवरकम करना है, तो फिर आप इमेज को क्या कर लें, स्मूथ कर लें। यानी कि जो आपका इमेज है वो बेटर क्वालिटी का हो, नॉइज फ्री हो, क्लीन हो, ताकि जब आप कोई एज डिटेक्टर उसके ऊपर अप्लाई करें तो वो आपको प्रॉपर रिजल्ट दे सके। वो जो नॉइज की वजह से आपके पास एजेस जो है वो प्रॉपर डिटेक्ट नहीं हो सकते थे, वो प्रॉब्लम अब स्मूथनेस की वजह से या इमेज के नॉइज फ्री होने की वजह से सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास ये एक एग्जांपल है, एज डिटेक्शन एग्जांपल विद स्मूथिंग। यानी कि इसमें जो पहली एग्जांपल हमने देखी थी उसके अंदर ओरिजिनल इमेज को स्मूथ नहीं किया गया था, उसको नॉइज फ्री नहीं किया गया था या इमेज को इनहेंस नहीं किया गया था। अब इस एग्जांपल के अंदर ये जो ओरिजिनल इमेज है इसको स्मूथ कर लिया गया है या इनहेंस कर लिया गया है, जो नॉइज फ्री कर लिया गया है। जब इस इमेज के ऊपर आपने हॉरिजॉन्टल मास्क लगाया तो आपको ये इमेज मिला। अब यहां पर देख लें कि आपके पास एजेस प्रीवियस एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हैं और यहां पर आपको वो एजेस भी नजर आ रहे हैं जो एजेस वहां पर मिस हो रहे थे नॉइज की वजह से। जो जो एजेस वहां पर प्रोमिनेंट नहीं थे वो एजेस भी यहां पर आपको नजर आना शुरू हो गए या प्रोमिनेंट हो गए। इसी तरह अगर आप ओरिजिनल इमेज के ऊपर वर्टिकल मास्क लगाएंगे तो आपको ये इमेज मिलेगा
और यहाँ पर भी देख लें कि आपके पास जो वर्टिकल लाइंस या एजेस हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई हैं एज कंपेयर टू द प्रीवियस एग्जांपल। जब आपने इन दोनों को प्लस किया, यानी कि हॉरिजॉन्टल मास्क वाली इमेज को और वर्टिकल मास्क वाली इमेज को, तो आपको ये रिजल्टेंट इमेज मिला। और ये जो रिजल्टेंट इमेज है ये ओरिजिनल इमेज से तो बेटर है ही है, मगर जो प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हमने रिजल्टेंट इमेज लिया था उससे भी बेटर है। अब ये बेटर क्यों है? क्योंकि इसमें हमने सबसे पहले ओरिजिनल इमेज पे स्मूथनेस अप्लाई की, इमेज को इनहेंस किया और नॉइज फ्री किया, तब जाके हमने एज डिटेक्टर अप्लाई किया। जब हमने एज डिटेक्टर अप्लाई किया तो हमें एक बेहतरीन रिजल्ट मिला जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर आप इस स्लाइड पे देखें तो लैप्लासियन एज डिटेक्शन की बात हो रही है। We encountered the second order derivative based Laplacian filter already। यानी कि अगर आप ये देखें, ये मास्क आपके पास लैप्लासियन फिल्टर का है और ये हमने पॉइंट डिटेक्शन के लिए यूज किया था मास्क, इससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास? द लैप्लासियन इज टिपिकली नॉट यूज्ड बाय इटसेल्फ एज इट इज टू सेंसिटिव टू नॉइज। ये बात ही हम पहले रिपीट कर चुके हैं कि जो आपका लैप्लासियन है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे बेस करता है, इसलिए ये सेंसिटिव टू नॉइज भी है। अगर आपके पास इमेज है और उसके अंदर नॉइज है, आप लैप्लासियन अप्लाई कर देंगे तो ये आपको गुड रिजल्ट्स नहीं देगा। हो सकता है कि उसके अंदर ये डिस्टॉर्शन पैदा कर दे। इसलिए इसके लिए रिकमेंडेशन क्या है? Usually then used for edge detection, the Laplacian is combined with a smoothing Gaussian filter। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने लैप्लासियन को यूज करना है तो सबसे पहले आप क्या करें, गाजियन फिल्टर लगा दें इमेज के ऊपर, ताकि इमेज आपका नॉइज फ्री हो जाए, जो इमेज आपका इनहेंस हो जाए। जब आपका इमेज इनहेंस हो जाएगा तो तब लैप्लासियन जो है वो आपको बेहतर रिजल्ट देगा एज डिटेक्शन के। यानी कि स्मूथिंग जो गाउसियन फिल्टर है वो आप कह सकते हैं कि प्री स्टेप होना चाहिए लैप्लासियन फिल्टर का फॉर एज डिटेक्शन। अगर आप यहां पर देखें तो लैप्लासियन ऑफ गाउसियन है। द लैप्लासियन ऑफ गाउसियन फिल्टर यूजेस द गाउसियन फॉर नॉइज रिमूवल एंड द लैप्लासियन फॉर एज डिटेक्शन। तो वही बात है कि वो आपको एक रिकमेंडेशन दे रहा है कि अगर आपने लैप्लासियन यूज करना है, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे बेस करता है जो नॉइज सेंसिटिव होता है, तो आपको पहले क्या करना है, गाजियन फिल्टर यूज करना चाहिए नॉइज रिमूवल के लिए, और उसके बाद आप अप्लाई करें लैप्लासियन फॉर एज डिटेक्शन, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकें। अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो ये आपके पास जितने इमेजेस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर सबसे पहले गाजियन अप्लाई किया गया है। गाजियन फिल्टर की बात हो रही है कि गाजियन फिल्टर अप्लाई किया गया है, इमेज आपका नॉइज फ्री हो गया, क्लीन हो गया, इंप्रूव हो गया। उसके बाद जाके क्या अप्लाई हुआ है, लैप्लासियन। जब इमेज आपका नॉइज फ्री होगा, लैप्लासियन अप्लाई करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप इस इमेज के अंदर देखें तो इस इमेज के अंदर भी काफी डिटेल्स हैं, यानी कि आपके पास डिफरेंट कर्व्स, एजेस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये बड़े आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं, यानी कि बड़े नीट एंड क्लीन आपको यहाँ चीजें इंप्रूव्ड हालत में नजर आ रही हैं। अगर इन इमेजेस के ऊपर गाजियन फिल्टर अप्लाई ना किया होता तो ज़ाहिर है कि इनके अंदर क्या होती, नॉइज होती, और जैसे ही आप लैप्लासियन इसके ऊपर अप्लाई करते तो ये डिस्टॉर्शन पैदा करता और यहाँ पर आपको प्रॉपर या नीट एंड क्लीन या एक्यूरेट एजेस आपको ना मिलते। तो इसलिए ये बात साबित हो गई कि लैप्लासियन से पहले आपका इमेज नॉइज फ्री होना जरूरी है। तो उसके लिए भी नॉइज फ्री करने के लिए गाजियन सबसे बेस्ट है कि अगर आप गाजियन लगाएं फिर लैप्लासियन लगाएं तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, जो कि आपको यहाँ पर इमेजेस से नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ एजेस कर्व्स इस तरह के हैं, मगर सारे आपको क्या है, बिल्कुल क्लियरली वाज़ेह तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको नजर आ रहे हैं। तो हमारा लेक्चर यहाँ तक खत्म होता है। तो इसके बाद हमारे पास इस लेक्चर की समरी है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया है, डिसकंटिन्यूटी बेस्ड अप्रोचेस पे बात की है, जिसके अंदर हमने पॉइंट डिटेक्शन को देखा,
लाइन डिटेक्शन को देखा, एज डिटेक्शन को देखा, इनकी हमने एग्जांपल देखी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी सेगमेंटेशन पे है, मगर उसके अंदर हमने देखने हैं सिमिलैरिटी बेस्ड अप्रोच पे हम बात करेंगे, जिसके अंदर थ्रेशोल्डिंग की बात होगी, ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग की बात होगी, एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग एंड मल्टी लेवल थ्रेशोल्डिंग। तो ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर के कंटेंट्स हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे, इन कंटेंट्स को। इसके साथ आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ कोड्स भी दिए जाएंगे, ताकि उन कोड्स को आप प्रैक्टिस करें और सेगमेंटेशन को आप बेटर तरीके से प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पर आपके पास जो इंटरनेट रिसोर्सेज के वेब लिंक्स हैं वो दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ से हो सकता है कि आपको मजीद कोई मुफीद इंफॉर्मेशन मिल सके। तो हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।